अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल वासित सिद्दीकी, असिस्टेंट डायरेक्टर एरिया वेटरनरी हॉस्पिटल पत्थरगट्टी। आज एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लंपी स्किन डिसीज़, जो नॉर्थ इंडिया में तहलका मचाया हुआ है। स्पेशली गायों बैलों में, कैटल की बीमारी है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि पॉक्स वायरिडी इसका जीनस है, और जीनस इसका कैप्टिव पॉक्स वायरस है, और कैटल को ज़्यादा अफेक्ट करता, गाय भैंसों में, स्पेशली जर्सी और एचएफ गायों में ज़्यादा होता। अपने लोकल गायों भैंसों में, गायों बैलों में भी ज़्यादा होता। भैंसों में, घोड़ों में थोड़ा इंटेंसिटी कम रहती है उसकी। और इसका हिस्ट्री ऐसा है कि सबसे पहले ज़ाम्बिया में आई थी 1929 में। इनिशियली जब ये बीमारी नहीं आई थी 1929 में, उस टाइम में ये लोग समझे थे कि ये कुछ पॉइजनिंग है या फिर इंसेक्ट काटने की वजह से कुछ एलर्जी हुई। लेकिन बाद में वायरस आइसोलेट करके मालूम आ गया वायरल इन्फेक्शन है, और उसका नाम लंपी स्किन डिसीज़ रखे वो लोग। इंडिया में सबसे पहले ओडिशा में 2019 में इसका आउटब्रेक आया था। अभी फ़िलहाल ये राजस्थान, पंजाब, गुजरात और यहाँ पर इसका आउटब्रेक है। फ़िलहाल तेलंगाना में तो कोई इसका केस अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके बारे में ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसा फैलता, इसकी मेन वजह है तो ब्लड सकिंग पैरासाइट जो कीड़े होते हैं, एग्जांपल मक्खियाँ, फ्लाइज, मस्कीटोज़ और टिक्स। इसमें स्टोमैक्सिस कैल्सिट्रांस, टैबेनस फ्लाइज, ये दो मेन है। मस्कीटोज़, क्यूलिकॉइड मस्कीटो और टिक्स इस वजह से होता है। दूसरा जो बीमार जानवर है, एनिमल्स है, उनको पहले बाइट कर दी ये मच्छर या फिर फ्लाई, उसके बाद हेल्दी एनिमल को बाइट करने के बाद ये ट्रांसमिट होता। दूसरा ट्रांसमिशन का मोड है तो इन्फेक्टेड एनिमल का जो सलाइवा है, लैक्रिमेशन है, आंसू जो निकलते, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, सीमन है, मिल्क है, इससे ट्रांसमिट होता। मिल्क से इन्फेक्टेड गाय से उसके बच्चे को भी हो जाता। ये होने के बाद स्टार्टिंग में सबसे पहले पैथोजेनेसिस की इनक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से 14 दिन होता है। इनक्यूबेशन पीरियड मतलब वायरस की एंट्री अंदर बॉडी में होने के बाद सिम्टम अपीयर होने तक जो पीरियड रहता, उसको इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये डिसीज़ में 4 से 14 दिन का पीरियड होता है। उसके बाद हाई फीवर होता है, इसमें 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहीट, ऑफ फीड हो जाता है, जानवर चारा नहीं खाता। उसके बाद थोड़े दिन के बाद नोड्यूल्स आना शुरू होते बॉडी पे। नोड्यूल्स पूरा स्किन के नीचे, स्किन के 3 लेयर होते, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ये तीनों लेयर को इन्वॉल्व करते हुए फेशिया और मसल तक पहुंच जाता है, और साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता, 2 इंच से भी ज़्यादा हो जाता। और उसके बाद सपोरेशन हो गए, उसमें फ्लूइड निकलना शुरू होता। उसके बाद अल्सर फार्मेशन होता। अल्सर फार्मेशन हो गए बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी पे हो जाता है, लेमनेस हो जाता, चल नहीं सकता, दूध कम हो जाता, चारा खाना बंद कर देता, मुंह में भी होते उसके। और उसके लिम्फ नोड जो है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म रहता, उस डिफेंस मैकेनिज़्म के लिम्फ नोड जो रहते, जो भी पूरे सोलिंग आ जाती है उस पर, उसका मेन सिम्टम है। उसके बाद क्रॉनिक डेबिलिटी हो जाती है, इसमें मिल्क प्रोडक्शन रुक जाता, इनफर्टिलिटी हो जाती, अबॉर्शन हो जाता प्रेग्नेंट एनिमल में। उसके बाद डेथ हो सकती है इसमें। लेकिन मॉर्बिडिटी ज़्यादा है इसमें। मॉर्बिडिटी मतलब इन्फेक्शन से अफेक्ट होने के ज़्यादा एनिमल होते, मॉर्टेलिटी कम है। मॉर्टेलिटी मतलब उसमें बीमारी की वजह से जो मर जाते उसको मॉर्टेलिटी बोलते हैं। उसके बाद 7 से 19 दिन के अंदर वायरस डिस्चार्ज में से पूरे बॉडी में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते, और दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता। सलाइवा में 11 दिन तक रहता। उसके बाद सीमन में 22 डेज़ तक रहता। स्किन नोड्यूल जो रहते उसमें 33 डेज़ तक ये वायरस रहता। और यूरिन और उसका जो स्टूल रहता उसमें ये वायरस नहीं मिलेगा। और ये पूरे बॉडी में जानवर के ठीक होने के बाद भी 120 दिन तक
वायबल रहेगा और वायरस शेड करते रहेगा, पूरे दूसरों को इन्फेक्ट करने के चांसेस रहते हैं इसमें। इसके सिम्टम्स, ये जो बीमारी है इसके सिम्टम्स है तो हाई फीवर 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, लिम्फ नोड स्वेलिंग आ जाती, नोड्यूल्स पूरे बॉडी पे, नेक पे, मसल पे, और उसके बाद अल्सर तैयार हो जाता। उसके बाद नेज़ल डिस्चार्ज, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन और फिट, लेमनेस, मिल्क ड्रॉप हो जाता, अबॉर्शन। डायग्नोसिस कैसा करी, इसको कैसा पहचानेंगे, उसके सिम्टम्स और लीजन क्लियर कट समझ में आता, नोड्यूल आ जाते हैं और लिम्फ नोड, सुपरफिशियल लिम्फ नोड है तो स्वेलिंग आ जाती, क्लियर कट समझ में आता उसको। लैब डायग्नोसिस के लिए सीरम सैंपल भेजते, उसके बाद हिपैरेनेटेड ब्लड आइस में भेजते, ये वहाँ पर लैब में इसको एलिजा टेस्ट करते, पीसीआर करते, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट जहाँ तक है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते, जो भी सिम्टम आ रहे वो हिसाब से। एनाल्जेसिक और पेन किलर, फीवर रिड्यूस करने के लिए एनाल्जीन या फिर मेलेक्जिगेम, कीटोप्रोफेन। एंटीबायोटिक में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए स्टेप्टोपेंसिलिन या दूसरा एंटीबायोटिक भी दे सकते, बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए विटामिन सी भी दे सकते। इंट्रावेनस फ्लूइड जब रिक्वायरमेंट है उसका जो ऊन रहता, वो अल्सर तैयार होने के बाद उसको क्लीन करने के लिए बेटाडीन से क्लीन करके एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा लेंगे। अगर जानवर चारा नहीं खा रहा क्योंकि मुंह में उसके अल्सर हो जाता, खा नहीं सकता, तो उसको हरीरा पिला सकते, जवारी के आटे का, उसमें थोड़ा गुड़ और नमक डाल के। उसके बाद इसका कंट्रोल मेन है, इम्पोर्टेंट है इसमें 3 चीज़ें रहते हैं, मूवमेंट कंट्रोल, वैक्सीनेशन, मैनेजमेंट। मूवमेंट कंट्रोल में जब भी इसका आउटब्रेक आया या चांसेस है उसके, तो मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए जानवरों के, जहाँ शैंडीज को बंद कर देना चाहिए, जहाँ से भी आ रहा बॉर्डर सील कर देना चाहिए, और जहाँ भी सस्पेक्टेड केस है उसको वैक्सीनेशन कर लेके 3 से 10 किलोमीटर के रेडियस में वैक्सीनेशन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट वैक्सीन है इसका, गोट पॉक्स वैक्सीन दे सकते हैं इसमें, जो गोट के लिए रहता, तो वो इफ़ेक्टिव है इसमें, उसको डोज 3 ml सबकोटेनियसली दे सकते हैं इसको। और एक भी लंपी प्रोवैक भी निकला इसका, ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये लोग बनाए इसको, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। गोट पॉक्स भी अवेलेबल है, लंपी प्रोवैक भी अवेलेबल है, इसका डोज भी 3 ml सबकोटेनियस है। 100 ml का डाइल्यूएंट आता साथ में, 100 ml से डाइल्यूट करके 3 ml सबकोट देना, टोटल 33 एनिमल्स को वैक्सीन कर सकते हैं। थर्ड वन, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कैटल मूवमेंट तो स्टॉप करने के बाद एनिमल जो डिसीज एनिमल है उसको सेपरेट करके, हेल्दी एनिमल से सेपरेट करके अलग से बांध के उनको चारा, पानी वगैरह सब अलग से देना चाहिए। जो भी हैंडलिंग कर रहा है उसको, लेबर या जो भी पर्सन है, वो ग्लव्स पहनना चाहिए और माउथ कैप लगाना चाहिए। फिर उसके बाद एनिमल के लिए फॉगिंग कर सकते हैं। फॉगिंग में नीम का जो पत्ता आता, उससे भी पुराने ज़माने में तो धुआं देते थे, और जो ये मच्छर, मक्खी जो भी है, इससे फ्लाई रिपेलेंट का काम करता है ये। उसके बाद नीम ऑयल एनिमल के बॉडी पे भी लगा सकते, उस अच्छा फ्लाई रिपेलेंट है, उससे मक्खियाँ और मच्छर नज़दीक नहीं आते, एनिमल के बॉडी पे लगा सकते हैं। स्प्रेइंग ऑफ बोटॉक्स जो अवेलेबल है बाहर, वो भी एनिमल के बॉडी में भी स्प्रे कर सकते और शेड में भी कर सकते, क्योंकि एनिमल के बॉडी से शेड में भी काफ़ी एग्स देते वो लोग जाके, मक्खी, मच्छर। और पानी को स्टैग्नेट वाटर नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रुका हुआ है तो उसको क्लीन कर देना चाहिए, मच्छरों का लार्वा तैयार होते हैं उसमें, और मक्खियाँ वगैरह जो रहते, इसके लिए पूरा बोटॉक्स स्प्रे है। और फॉर्मेलिन से भी शेड को क्लीन कर सकते। और एक क्लीनर लिक्विड भी आता, साइपरमेथ्रिन रहता है इसमें, वीरबैक कंपनी तैयार करती, ये भी एनिमल के बॉडी पे भी स्प्रे कर सकते हैं 2 ml पर लीटर के कंसंट्रेशन के हिसाब से। और शेड में मारना है तो 4 ml पर लीटर के हिसाब से शेड में स्प्रे कर सकते हैं। ये पूरे
मक्खी मच्छर सब टिक्स सबके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। और एक बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस बैक्टीरिया है ये। एक्चुअल ये बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजाल टोमेटो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है ये। एक्चुअली इस पर पहले बहुत ज़्यादा पेस्ट आता था, तो उसके लिए साइंटिस्ट बीटी निकाले, बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस ये बैक्टीरिया है। इसको मॉडिफाई करके वो टॉक्सिन लिबरेट करता है। वो टॉक्सिन से क्या होता है, ये जो दूसरे बैक्टीरिया है या दूसरे पैरासाइट है उनको किल कर देता, एनिमल को कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसमें एक्चुअल जो उसके प्रोटीन रहते और टॉक्सिक प्रोटीन रहते हैं CRY, VIP, CYT, ये इंसेक्ट को किल करता है, लेकिन एनिमल के लिए फ्रेंडली रहता। लेकिन ये अगर स्प्रे करना है या फिर जो भी है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर्सनली कर सकते हैं, दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं है। थैंक यू।